नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ हम यहां पर यह भी देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या मेजर डिफरेंस होता है, इसके विषय में भी आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो मैंने लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद व केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जिक्र भारतीय संविधान में किस भाग और किस आर्टिकल में किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 5 साफ साफ इस बात को बोलता है मंत्रिपरिषद के विषय में। किस बारे में बोलता है? मंत्रिपरिषद के विषय में बताता है संविधान का भाग 5। ठीक है। उसके बाद में जो आर्टिकल होगा, आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में साफ साफ ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात किस आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 साफ साफ ये कहता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में जिक्र करता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, या प्रमुख या हेड हम बोल सकते हैं, कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो आइए मैं इस बात को लिख देता हूं यहां पर, आर्टिकल 74 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर यह बात बोली गई, आर्टिकल 74 साफ साफ इस बात को बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब देखो, यहां पर प्रधानमंत्री शब्द यूज हुआ है, तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में जो बताया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के जो बारे में बताया गया है, वो राष्ट्रपति के द्वारा बताया गया है। और किस आर्टिकल के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 बोला गया है। आर्टिकल 75 में साफ साफ ये बोला गया प्रधानमंत्री के विषय में। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। तथा साथ ही साथ ये भी बोला गया है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य जो मंत्रिपरिषद में जो शामिल मंत्री होंगे उनके विषय में चर्चा की गई है। यहां पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है या प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। देखिए, यहां से एक बात साफ है
कि कुल मिलाकर के जो ये मंत्री परिषद है इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि आर्टिकल 75 में बोला गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको ही क्या बना देता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है आर्टिकल 75 के तहत। और आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा? मतलब कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति के विषय में बताया गया है और वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक नोट पॉइंट में यहां पर लिखे देता हूं। नोट पॉइंट क्या है यहां पर? एक 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों के कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। क्या बोला गया इसमें? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में क्या बोला गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या होगी वो क्या होगा? लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब कुल मिलाकर के यदि लोकसभा में वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान में जो कुल मिलाकर के लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो कितने? 545। कितनी है? 545 है। और यदि 545 का हम 15% निकालेंगे तो लगभग 81 आएगा। तो कुल मिलाकर के 81 जो मंत्री होंगे उनसे ज्यादा संख्या हम नहीं रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के 81 मंत्री रह सकते हैं। उससे अलग मतलब उससे ज्यादा मंत्री मतलब मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं। ये कौन सा संविधान संशोधन इस बात को कहता है? 91वां संविधान संशोधन 2003। चलिए आगे, ये बात हुई। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तो इसको मैं इधर समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और यहां पर होते हैं उपमंत्री। तीसरे नंबर के जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? उपमंत्री। देखिए कैबिनेट मंत्री ही कुल मिलाकर के प्रमुख मंत्री होता है और इसके पास ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट विभाग इनको दिए जाते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया। तो ये सब किन मंत्रियों के पास में होते हैं? ये होते हैं कैबिनेट मंत्री के पास में, ठीक है। रक्षा मंत्रालय एक इंपॉर्टेंट विभाग है या मंत्रालय है, तो कुल मिलाकर के वो जो दिया जाता है वो कैबिनेट मंत्री के जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो किसकी होती है? कैबिनेट मंत्री की होती है, क्योंकि ये अपने विभाग के निर्णय स्वयं लेते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा है? राज्य मंत्री। देखिए राज्य मंत्री क्या है यहाँ पर? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कौन? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं।
राज्य मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो राज्य मंत्री ही होते हैं और कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनको क्या दे दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है अपने मंत्रालय का। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। देखिए ये मंत्री जो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, ये होते तो राज्य मंत्री हैं, लेकिन इनको क्या दे दिया जाता है? इनको एक्स्ट्रा पावर दे दी जाती है कि कुल मिलाकर के जो इनको मंत्रालय दिया जाएगा उसके निर्णय स्वयं ले सकते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री लेते हैं। ठीक है। और ये जो उपमंत्री होते हैं, इन दोनों प्रकार के मंत्रियों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। राज्य मंत्री की भी सहायता करते हैं और कैबिनेट मंत्री की भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को, राज्य मंत्री, उपमंत्री, उपमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। और ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनको जो विभाग दिए जाते हैं या मंत्रालय दिए जाते हैं उसके निर्णय स्वयं लेते हैं। और इसी प्रकार से जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ये भी अपने विभागों के निर्णय क्या लेते हैं? स्वयं लेते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये क्या करते हैं? अपने मंत्रालयों या विभागों से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। स्वयं लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने जो आपको बताया यहां पर, और यहां पर कैबिनेट मंत्री भी क्या करते हैं? अपने विभागों के निर्णय क्या लेते हैं? स्वयं लेते हैं। और कैबिनेट मंत्री ही क्या होता है? एक प्रमुख मंत्री होता है जिसको इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, अर्थात इंपोर्टेंट मंत्रालय क्या दिए जाते हैं? किनको दिए जाते हैं? कैबिनेट मंत्रियों को ही दिए जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जिक्र भारतीय संविधान में किस भाग में आता है? तो भाग 5 और आर्टिकल 74 साफ साफ इस बात को बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा या हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री का जिक्र भी भारतीय संविधान में बोला गया, उसकी नियुक्ति के विषय में बोला गया आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 साफ साफ बोलता है आर्टिकल 75 कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया था और उसमें क्या बोला गया था कि कुल मिलाकर के जो मंत्री परिषद है उसमें जो मंत्रियों की संख्या होगी वो अधिकतम 15% रह सकती है। और किसके? लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना? 15%। ये बोला गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया? वो किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये चेंज किया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। और राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो राज्य मंत्री हो जाएंगे और राज्य मंत्री, कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनको क्या दे दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। और इनको क्या होता है? ये जो अपने विभाग जो भी इनको विभाग दिए गए हैं या जो भी मंत्रालय दिए गए हैं उनसे संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। कौन? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और राज्य मंत्री जो होते हैं ये अपने निर्णय स्वयं नहीं लेते हैं, केवल किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। और ये जो उपमंत्री हैं, ये जो उपमंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं हम कुछ वेन डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विषय में।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मैं बात करता हूं, यहां पर मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, अर्थात वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है? किसी भी किसी भी सेंटेंस को क्या देना, एक चित्रात्मक रूप देना, उसको ही क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम अर्थात वेन आरेख बोलते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में देखते हैं हम वेन डायग्राम के माध्यम से। यहां पर देखिए, यहां पर कौन कौन शामिल होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में? प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री। वैसे प्रधानमंत्री भी क्या होता है? कैबिनेट मंत्री ही होता है, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद राज्य मंत्री, राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो राज्य मंत्री ही होते हैं जो अपने निर्णय स्वयं, अपने विभाग के निर्णय स्वयं नहीं लेते, और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का क्या मतलब है? कि अपने जो मंत्रालय इनको दिया गया है उनके निर्णय ये क्या करते हैं? स्वयं लेते हैं। चलिए आगे। उसके बाद में उपमंत्री होते हैं, उपमंत्री, उपमंत्री। तो ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया, किसका बनाया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। किसका वेन डायग्राम है ये? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। इन सब का जो सम्मिलित रूप है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, दोनों प्रकार के आ जाएंगे, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उपमंत्री, इनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या होता है? देखिए इसको वेन डायग्राम से सीखते हैं हम। इसमें जो मतलब शामिल होता है वो कौन शामिल होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री तो होते ही होते हैं, प्रधानमंत्री। उसके बाद में प्रधानमंत्री के बाद कौन होता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और तीसरे अर्थात दूसरे नंबर पर मुझे इसको लिखना था, कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। तो इन तीनों से मिलकर के क्या बना होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। और जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन आता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री, और प्रधानमंत्री तो कैबिनेट में मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते ही होते हैं। तो देखो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है? यहां जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसका आकार बड़ा है, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार क्या है? छोटा है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? आकार में छोटा होता है। जबकि शक्ति जो होती है, पावर जो होती है, पावर किसके पास में ज्यादा होती है? मंत्रिमंडल के पास में शक्ति ज्यादा होती है, जबकि मंत्रिमंडल के पास शक्तियां अधिक होती हैं।
शक्तियां क्या होती हैं, अधिक होती है किसके पास में, लेकिन आकार में क्या होता है, छोटा। जबकि यहां पर यदि मैं बात करूं, ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आकार में बड़ा होता है और शक्ति के मामलों में क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या शामिल है, उपमंत्री शामिल है, आकार में बड़ा होता है। बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है कौन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। जबकि आकार में छोटा कौन होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्योंकि जितने भी निर्णय देश से संबंधित होते हैं, विभागों से संबंधित होते हैं, वो सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ही मतलब इंपॉर्टेंट निर्णय लेती है। और इंपॉर्टेंट जो मंत्रिमंडल, इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय है, वो किसके पास में होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के ही पास में होते हैं, खास करके कैबिनेट मंत्रियों के पास में। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हाथों में रहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। आगे जो मैं बात करने वाला हूं, वर्तमान जो प्रमुख मंत्रालय हैं और उनके मंत्रियों के विषय में मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल के विषय में यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देखने वाले हैं, यहां से करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो तुम्हारा रक्षा मंत्री कौन है, या पूछ लिया जाता है वर्तमान में गृह मंत्रालय किसके पास में है, या पूछ लिया जाता है वित्त मंत्रालय का मंत्री कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। तो देखिए यहां पर वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल, वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल, कुछ प्रमुख मंत्रालय हम देखेंगे और उनके मंत्रियों को भी हम देखेंगे। यहां पर मंत्रिमंडल, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा प्रधानमंत्री के विषय में ही, कि प्रधानमंत्री के मतलब पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं वर्तमान में, उसके विषय में मैं यहां पर चर्चा करता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री के विषय में बात करता हूं। तो प्रधानमंत्री के विषय में, प्रधानमंत्री के पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाओ इंपॉर्टेंट जो कुल मिलाकर के मंत्रालय होते हैं वो प्रधानमंत्री अपने पास में रखता है। जैसे अंतरिक्ष विभाग हो गया, परमाणु विभाग हो गया, उसके बाद में जैसे पेंशन संबंधी मामले हो गए, लोक शिकायत संबंधी मामले हो गए। तो ये सब किसके पास में वर्तमान में, प्रधानमंत्री के पास में है। जैसे इसके पास में कौन कौन से हैं, जैसे कार्मिक, लोक शिकायत या जन शिकायत, व पेंशन मंत्रालय किसके पास में, मंत्रालय किसके पास में, वो प्रधानमंत्री के। दूसरा जो मंत्रालय है वो इनके पास में कौन सा है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष विभाग भी किसके पास में है, अंतरिक्ष विभाग भी किसके पास में, प्रधानमंत्री मोदी के ही पास में। उसके बाद में तीसरा हो जाएगा परमाणु विभाग, परमाणु विभाग, ये सब किसके पास में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में वर्तमान में। कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और क्या हो जाएगा तुम्हारा, परमाणु विभाग। ये सब तीनों के तीनों ही किसके हाथ में है, किसके पास में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में है। चलिए आगे। आगे यदि मैं बात करूं वित्त मंत्रालय की, ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के विषय में बात करता हूं। तो वित्त मंत्रालय 1 2, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, या वित्त मंत्रालय किसके पास में है, वित्त मंत्रालय एवं कॉरपोरेट मंत्रालय, कॉरपोरेट निर्मला सीतारमन,
निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण बोल दीजिए या निर्मला सीतारमण बोल दीजिए। तो देखिए यहां पर वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय किसके पास में? निर्मला सीतारमण। आगे चलिए, तीसरा विभाग गृह मंत्रालय, गृह एवं सहकारिता मंत्रालय, गृह एवं सहकारिता गृह एवं सहकारिता मंत्रालय किसके पास में? तो अमित शाह, अमित शाह के पास में है। चलिए आगे, उसके बाद बात कर लेते हैं रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास में। राजनाथ सिंह। चलिए आगे, उसके बाद विदेश मंत्रालय, तो विदेश मंत्रालय है सुब्रमण्यम जयशंकर के पास में, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, या एस जयशंकर भी हम इनको बोल देते हैं, एस जयशंकर। इससे पहले ही क्या थे? विदेश सचिव थे। अब क्या बना दिया गया इनको? विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय इनको दिया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय किसके पास में? नितिन गडकरी के पास में। नितिन गडकरी जी के पास में। चलिए आगे, आगे यदि बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण, देखो प्लस में मैं यहां पर लिख रहा हूं, साथ ही साथ इनके पास में एक मंत्रालय और है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। भी किसके पास में है? ये हो जाएगा मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में कौन कौन विभाग वर्तमान में है, तो कार्मिक, जन शिकायत या लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय भी किसके पास में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में। अंतरिक्ष विभाग और परमाणु विभाग भी किसके पास में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही पास में है। उसके बाद में मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है वित्त मंत्रालय एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय किसके पास में? निर्मला सीतारमण के पास में। उसके बाद में गृह एवं सहकारिता मंत्रालय किसके पास में? अमित शाह जी के पास में। उसके बाद में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, विदेश मंत्रालय किसके पास में? सुब्रमण्यम जयशंकर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय किसके पास में? नितिन गडकरी के पास में। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जबकि साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी किसके पास में? मनसुख मांडविया के पास में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? तो कौन है? निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन बन सकता है कि गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अमित शाह। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय ये है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे चलते हैं। आगे यदि बात की जाए तो शिक्षा मंत्रालय के विषय में बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय किसके पास में, या शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद में बात करते हैं उसके बाद में हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्री या मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास में वर्तमान में? गिरिराज सिंह जी के पास में। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। साथ ही साथ इनके पास में एक मंत्रालय और है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं ये। अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास में है? तो ये हो जाएंगी स्मृति ईरानी। ये किसके पास में? स्मृति ईरानी जी के पास में है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साथ ही साथ अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भी किसके पास में है? स्मृति ईरानी जी के पास में। आगे चलते हैं। कोयला, कोयला एवं सहकारिता मंत्रालय, कोयला एवं खान मंत्रालय। कोयला एवं खान मंत्रालय किसके पास में? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी के पास में। उसके बाद में बात कर लेते हैं रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय और साथ ही साथ संचार मंत्रालय भी किसके पास में है? संचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय भी किसके पास में है? तो ये हो जाएंगे अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव जी के पास में। उसके बाद में युवा कार्य, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय। साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये किसके पास में? अनुराग ठाकुर। किसके पास में? अनुराग ठाकुर।
जनजातीय मामलों का मंत्रालय जो है वो किसके पास में, या पूछा जा सकता है जनजातीय मंत्री वर्तमान में कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके पास में है? यह है अर्जुन मुंडा के पास में, अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा जी के पास में है। उसके बाद यदि बात कर ली जाए कानून एवं न्याय मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय ये वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल जी के पास में, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल जी के पास में है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, जल शक्ति मंत्रालय वर्तमान में किसके पास में, गजेंद्र सिंह शेखावत। या क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है, तो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद में बोला गया है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय, या क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास में, गिरिराज सिंह जी के पास में। उसके बाद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या पूछा जा सकता है क्वेश्चन वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री, या बोला जा सकता है अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी है। कोयला एवं खान मंत्रालय किसके पास में, प्रहलाद जोशी के पास में। बोला जा सकता है कि कोयला मंत्री वर्तमान में कौन है, खान मंत्री वर्तमान में कौन है, तो प्रहलाद जोशी। उसके बाद में रेल मंत्रालय प्लस संचार मंत्रालय वो किसके पास में, अश्वनी वैष्णव जी के पास में। उसके बाद में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास में, अनुराग ठाकुर। और जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके पास में, अर्जुन मुंडा। और उसके बाद कानून एवं न्याय मंत्रालय किसके पास में, या पूछा जा सकता है कानून एवं न्याय मंत्री कौन है वर्तमान में, तो अर्जुन मेघवाल। एक मंत्री और मैं यहाँ पर लिखे देता हूं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ये है पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस जी के पास में, पारस, पशुपति कुमार पारस। आगे चलते हैं, एक मंत्रालय में यहां को लिख देता हूं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी जी के पास में है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक मंत्रालय में यहां पर लिख देता हूं 18, लघु सूक्ष्म, पहले सूक्ष्म लिख देता हूं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, मध्यम उद्यम मंत्रालय। यह है नारायण
नारायण तातू राणे, नारायण तातू राणे के पास में। एक मंत्रालय में यहां पर लिखे देता हूं 19 नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री प्लस इस्पात मंत्री। इस्पात इंग्लिश में किसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में किसको बोलते हैं, तो स्टील को। इस्पात मंत्री या मंत्रालय वो किसके पास में, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में। कपड़ा मंत्रालय के विषय में भी यहां पर लिख देता हूं। तो कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है, कौन सा नंबर आएगा 20, कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्रालय किसके पास में है, तो कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास में, पीयूष गोयल। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो देखा है आज वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल के विषय में मैंने यहाँ पर अब चर्चा की है वर्तमान में। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अंतर मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 74 के विषय में मैंने बताया, आर्टिकल 75 के विषय में मैंने बताया था। और उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल के विषय में मैंने यहाँ पर चर्चा की है। ये क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं कि वर्तमान में जो कपड़ा मंत्रालय वो किसके पास में, तो किसके पास में, पीयूष गोयल जी के पास में। पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो कौन है, तो वो कौन है, अश्वनी वैष्णव। या पूछ लिया जाएगा कि युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय किसके पास में वर्तमान में, तो अनुराग ठाकुर के पास में। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।